लोग थोड़ा बैक ऑफ कर गए मिड कैप और स्मॉल कैप की ग्रोथ देख करके लास्ट टू लास्ट ईयर की। लार्ज कैप से थोड़ा सा पीछे हट गए, लेकिन वैल्यूएशंस अब कैसी लग रही है लार्ज कैप की? इन्वेस्टेड तो आप परसेंटेज बता ही रहे कि रहना चाहिए इतना परसेंट, लेकिन कैसा लग रहा है अभी लार्ज कैप फंड का वैल्यूएशन? बेहतर है? देखिए, मेरा तो बहुत पसंदीदा है लार्ज कैप और हमने हमेशा ही अपने निवेशकों को ये बोला है कि अगर आपको स्थिरता चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए अपने पोर्टफोलियो के अंदर, तो लार्ज कैप बहुत जरूरी है। अभी क्या होता है, यही हम बार बार एसेट एलोकेशन के ऊपर आते हैं, लोग बहुत जल्दी विचलित हो जाते हैं कि भैया आज लार्ज कैप में रिटर्न नहीं बन रहा है, स्मॉल कैप में रिटर्न नहीं बन रहा है, पेशेंस नाम की चीज खत्म हो जाती है। जितना देर तक हम टेक, ऑब्वियसली अब आप देखिए लास्ट ईयर लार्ज कैप ने 10% का रिटर्न दिया और स्मॉल कैप ने पॉइंट टू पॉइंट नेगेटिव रिटर्न दिया। सो लॉट ऑफ पीपल मूव्ड। अगर आप देखें लास्ट ईयर, अगर आप ग्रोथ देखें, पैसा कहाँ गया? फ्लेक्सी कैप में करीबन जितना पैसा आया उसका 26% पैसा फ्लेक्सी कैप में गया, 23% मल्टी कैप में गया। इनफैक्ट स्मॉल कैप और मिड कैप में से 15 और 12% की रिटर्न आई। सो पीपल मूव टू सेफर हैवेंस। बट going forward, I always tell people saying that large cap will give you that kind of a stability. Large cap आपको volatility से बचाएगा. There is a lot of froth left. Still, अगर हम froth की बात करें कि froth क्या है, तो there is a negative froth of about 0.5% in large cap left. Nifty 50 का अगर हम देखें तो उसमें भी large cap के अंदर 0.5% का froth है, left है, negative है. स्मॉल कैप के अंदर there is a नेगेटिव फ्रॉथ जो हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल इंडेक्स वैल्यू और रीजनल पी को लेके चलें स्मॉल कैप की, तो करीबन 12% की नेगेटिव फ्रॉथ है। मिड कैप में करीबन 4% की नेगेटिव फ्रॉथ है। सो स्मॉल कैप्स, मिड कैप्स एंड लार्ज कैप अगर हम एक प्रोपोर्शन पे लेके चलें और एक हम अपना ऑब्जेक्टिव सेट करके चलें कि हमारे को क्या रिटर्न चाहिए, तो आई थिंक all the three components at the right mixture is very very important to keep. फंड से अलग हटके अगर मैं कुछ एसेट क्लासेस के ऊपर जाऊं सर, सबसे पहले तो गोल्ड सिल्वर की बात कर लेते हैं, उसके अलावा इंटरनेशनल फंड्स भी हैं। पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखने के लिए हमेशा एक्सपर्ट सजेस्ट करते हैं कि इस तरीके के एसेट्स भी आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए, लेकिन सवाल ये कि अभी जो प्राइस दिख रहा है, जो वैल्यूएशन दिख रहा है, उस हिसाब से कितना शेयर इन एसेट्स का पोर्टफोलियो में होना चाहिए? क्योंकि बहुत तेजी से जब प्राइस ऊपर जाते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं अट्रैक्ट, जैसे कि सोने को लेकर के, चांदी को लेकर के लोगों ने तेजी से खरीदारी शुरू कर ली। सबके पोर्टफोलियो में इस समय गोल्ड और सिल्वर के ईटीएफ्स होंगे, ज्यादातर लोगों के पोर्टफोलियो में होंगे, बट क्वेश्चन ये कितना? बहुत ये ऐसा सवाल हो गया अनुमा जी कि ये हर कॉन्वर्सेशन में एक सवाल जरूर आता है मेरे पास, ये गोल्ड और सिल्वर का क्या करें, राइट? देखिए मेटल्स की जहां हम बात करते हैं, गोल्ड सिल्वर छोड़ दीजिए, मेटल्स की बात करते हैं, हम थोड़ा एक पीछे जाते हैं, इसके अंदर अंडरस्टैंड करते हैं कि ये हाउ डज दिस मेटल फंक्शंस और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। हम बार बार क्लाइंट से पूछते हैं कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। हमने कुछ डेटा पॉइंट्स देखे, हमने ये देखे कि जब भी गोल्ड ने स्टैगर रिटर्न दिया, बहुत अच्छी रिटर्न दिया, गोल्ड ने अगर आप देखें तो 2025 के अंदर ही करीबन 70% रिटर्न दिया, राइट? बट 2011 में गोल्ड ने दिया करीबन 38-39% का रिटर्न, राइट? 1991 में गोल्ड ने 32% का रिटर्न दिया। सो अगर मैं 5-6 साल ऐसे निकालूं जहां गोल्ड ने फिनोमिनल रिटर्न दिया, उसके सब्सिक्वेंट ईयर में उनकी रिटर्न कैसी रही, अब 2025 का 2026 में देखने को मिलेगा कि भाई रिटर्न कैसे रहे, अभी तक तो हमें पता नहीं है। पर 2011 में जब उसने 38% रिटर्न दिया अप्रोक्सीमेटली, उसके अगले साल उसने नेगेटिव 11% रिटर्न दिया। 1991 में 32% रिटर्न दिया, उसके नेक्स्ट ईयर नेगेटिव 20% का रिटर्न दिया। 2009 में करीबन 27% रिटर्न दिया, उसके नेक्स्ट ईयर में करीबन 22% का रिटर्न दिया। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि गोल्ड और सिल्वर ने जबरदस्त रैली करी। उसका रीजन 2-3 रीजन और थे। उनका रीजन था ग्लोबल अनसर्टेनिटी, उनका ये रीजन था कि सेंट्रल बैंक बहुत बाइंग कर रहा था, उनका एक ये और इन्फ्लेशन भी एक कंसर्न था, और इंटरेस्ट रेट भी नीचे गिर रहा था, राइट? अब गोइंग फॉरवर्ड देखिए, कभी भी इन्वेस्टमेंट है ना, अब क्या हो रहा है, फोमो हो रहा है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। हमें लग रहा है यार हमने तो इसको इन्वेस्ट कर लेते, शायद हमारे पैसे बन जाते। अब गोइंग फॉरवर्ड हमने बोला कि देखिए ऑब्वियसली इफ यू रियली वांट टू इन्वेस्ट मनी इनटू गोल्ड एंड सिल्वर, सो आपने अपने पोर्टफोलियो का 10 से 15% यू कैन इन्वेस्ट इनटू गोल्ड। सिल्वर तो हम अभी भी मना कर रहे हैं, बिकॉज सिल्वर का हमें खुद नहीं समझ में आता कि सिल्वर की जो रैली आई है वो डिमांड की वजह से आई है या कि
खरीदारी होने की वजह से आई है। सो गोल्ड में इफ यू वांट टू इन्वेस्ट मनी, यू कैन इन्वेस्ट अबाउट 10-15% ऑफ द पोर्टफोलियो, बट अब उसके अंदर रिटर्न की एक्सपेक्टेशन जो है वो आप उसको डेट का रिटर्न समझ के माने। अगर आप ये दिमाग में लेके चलेंगे कि जो मेरा आने वाले साल का रिटर्न है वो डेट के इक्विवेलेंट आएगा, तो यू विल हैव एटलीस्ट हैव सम पीस ऑफ माइंड, बिकॉज़ यू विल नॉट एक्सपेक्टिंग a spectacular return in gold for the coming year. I mean, see what is happening now today, what has happened with the EU, eventually something will happen with US as well. So the point we're trying to make here is it's a अगर आप गोल्ड हमेशा सिक्लिकल इन नेचर होता है, कभी भी एक टाइम में बढ़ता नहीं है, एकदम से खाली बढ़ ही रहा है तो बढ़ता हुआ नहीं रहता है। अगर आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो आप 5 से 10 से 15% अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका मैं ये नहीं कहूंगा कि गोल्ड एक बबल टेरिटरी में, लिमिटेड अपसाइड है, वॉलेटिलिटी काफी हाई रहेगा, और ये लास्ट ईयर इतना बड़ा तो कूलिंग ऑफ का भी रिस्क रहेगा। एक बात एक डेटा मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर मैं 10 ईयर का रिटर्न देखूं तो हाउ मेनी टाइम्स हैज गोल्ड गिवन यू रिटर्न मोर देन 7%? अगर मैं 10 इयर्स का देखूं तो देयर हैज बीन ओनली 87% टाइम दैट गोल्ड ने जो रिटर्न दिया आपको वो 7% से ऊपर दिया। और यही अगर मैं इसको 10% कर दूं, हाउ मेनी टाइम्स हैज गोल्ड गिवन 10% रिटर्न्स और अबव? इट ड्रॉप्स फ्रॉम 87% टू 64%, 10% से ऊपर रिटर्न। और यही मैं अगर इक्विटी मार्केट का देखूं तो उसने 10% प्लस रिटर्न इन द लास्ट 10 इयर्स 96% टाइम दिया है। या तो ये लोग भूल जाते हैं, वो रिसेंसी बायस, वी आर ह्यूमंस, वो रिसेंसी बायस हमेशा रहेगा, राइट? इसलिए लोग गोल्ड के लिए भाग रहे हैं। सो कंक्लूजन है, अगर इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहते हैं 10 से 15% डाल सकते हैं, पर डेट से ऊपर के रिटर्न की उम्मीद मत करिए। सर, लास्ट क्वेश्चन के पास पहुंचते पहुंचते आपसे ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि कौन सी थीम्स, कौन से सेक्टर्स बेहतर लग रहे हैं 2026 में, किस पे बेट कर रहे हैं? बजट थीम्स अच्छी लग रही हैं अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो, क्योंकि जनरली जो इवेंट्स होते हैं उसके आसपास इन्वेस्टर्स उस तरीके की थीम्स के ऊपर दाम लगाने लगते हैं। तो बेसिकली पूरे ईयर के लिए जानना चाहती हूँ कौन सी थीम्स बेहतर। और जहां तक कि आप क्लियर कट की बात करें कि इस बजट को देखते हुए कोई स्पेसिफिक थीम में इन्वेस्ट करना चाहती हैं, तो हमारे लिए क्या होता है, नए निवेशकों के लिए या पुराने निवेशकों के लिए हम थीम में इन्वेस्ट करने के लिए कभी भी एडवाइस नहीं करते। किसी थीमेटिक और सेक्टोरल फंड में हम कभी भी इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए आप निवेशकों को एडवाइस नहीं देते हैं। इसका मैं एक रियल एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ। 2023 से 2024 मिड तक डिफेंस सेक्टर टॉप परफॉर्मर रहा जी, और उसी दौरान मिड 2024 से लेके अब तक 15 से 20% तक नेगेटिव रिटर्न आए। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज दैट यू डोंट नो व्हिच सेक्टर विल डू वेल एंड यू डोंट नो व्हेन टू कम आउट ऑफ दैट सेक्टर। इट इज वेरी डिफिकल्ट। और एक क्या है, बेचारा छोटा इन्वेस्टर जो हमेशा फंस जाता है इसी भेड़ चाल में। आज मैं गोल्ड में पैसा डाल रहा हूँ, ऑटोमोबाइल में पैसा डाल रहा हूँ, बैंकिंग में पैसा डाल रहा हूँ, सडनली कब निकालना है उसको ये उसको नहीं पता चलता। So our very clear cut simple funda is invest into mutual funds. Yeah, do a stagger investment. अगर आप आज के पास 100 रुपए हैं आपके पास, उसको 4 हफ्ते के अंदर डालिए, स्टैगर करके डालिए, एक लॉन्ग टर्म गोल बनाइए। और 4 फंड्स हैं जो कि आपका समेशन अगेन 50 से 55, 20 से 25 एंड रेस्ट इनटू स्मॉल कैप। इफ आई वांट टू गिव यू 4 फंड्स, a pure large cap fund, which I will say large and mid cap fund, I will say Bandhan large and mid cap fund में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ICICI approved dividend yield में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक डिविडेंड यील्ड फंड है, बहुत अच्छा डिविडेंड यील्ड फंड है, 5 साल की रिटर्न उसकी करीबन 22% की रही है। कोटक का मिड कैप फंड दे सकते हैं, मिड कैप कैटेगरी में, उसकी 5 साल की रिटर्न करीबन 20% की रही है। और HDFC स्मॉल कैप देख सकते हैं आप, जिसकी 5 साल की रिटर्न करीबन 20% की रही है। अगर आप ये चारों फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो लगभग आपका जो एलोकेशन है वो 50-55 के आसपास रहेगा एंड यू कैन गेट अ गुड एंड डिसेंट रिटर्न। जी सर, बहुत सारे फंड्स के बारे में आपसे बातचीत कर ली, किस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए ये भी समझ में आया है, कितना एलोकेशन किस एसेट क्लास में रखें, बहुत बेहतरीन तरीके से डेटा के साथ आपसे समझने को मिला है। थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। अगर आप अपनी साइड से कोई डिस्क्लेमर देना चाहते हैं तो दे दें प्लीज। अनिमा जी, मेरा बस यही डिस्क्लेमर रहता है कि जब भी इन्वेस्ट करें तो फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करें, पास्ट को कभी ना देखें। पास्ट इज एन इंडिकेटर, पर हमेशा फ्यूचर को देख के इन्वेस्ट करें और वैल्यूएशन देखें आगे क्या है, और एक क्लियर कट स्ट्रैटेजी बनाएं, पेशेंस रखें,
पोर्टफोलियो को बार बार रिव्यू करते रहें और कभी भी सेंटिमेंट्स को चेज करने की कोशिश ना करें। अगर आप ये मूल मंत्र लेके चलेंगे तो आई एम श्योर 2026 भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच मनीष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच चंद्रमा जी, थैंक यू।